हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। और आज हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में, उनसे संबंधित मुख्य जो यौगिक हैं, जो दो मुख्य रूप से, हालांकि कार्बन से बनने वाले बहुत सारे यौगिक हैं, सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक के अनुसार दो यौगिक हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। इसके पहले कार्बन के समीकरण और कार्बन के जो भी कंपाउंड थे, कार्बन के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो अपन ने दे दी है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जिनमें एक आता है सबसे पहले एथेनॉल, और दूसरा आता है एथेनॉल और दूसरा आता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, जैसे कि एथेनॉल के बारे में आपने पहले देखा है, सूत्र भी बताया था मैंने आपको। सबसे पहले अपन लेंगे एथेनॉल। एथेनॉल में आपको ये ध्यान रखना है कि एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल के बारे में जानकारी और एथेनॉल की जो क्रियाएं होती है वो किस प्रकार से होती हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपन एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि अपन 10वीं स्तर पे पढ़ रहे हैं, न कि अपन उसको और ज्यादा डीपली पढ़ रहे हैं। आपको 10वीं के स्तर का मैं बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियो, तो 10वीं के स्तर पे ही अपन पढ़ेंगे। और एथेनॉल का सूत्र यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। एथेनॉल इसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके मेन कैरेक्टर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C2H5OH। अब ये अपन ने इसके जब नामकरण देखा था तो इसमें पढ़ा था कि भाई ये किस तरह से इसको हाइड्रोजन को हटा करके ये अल्कोहल इसके साथ जुड़ा है। अब यहाँ पर इसके कुछ मुख्य कैरेक्टर आपको बता दो, मुख्य लक्षण आपको बता दो कि एथेनॉल के बारे में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो सबसे पहले एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। पहली बार एथेनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड होता है, द्रव अवस्था में होता है। दूसरा कैरेक्टर, यह अच्छा विलायक होता है। ठीक है, उसके बाद इसको अल्कोहल बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है। अच्छा विलायक होता है, बता दिया आपको मैंने। और विलायक होता है इसलिए इसका उपयोग बहुत सारी औषधियों, जैसे कि टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप आदि बनाने में किया जाता है। और बहुत सारे टॉनिक भी इससे बनाई जाती है। अब आप एक आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि अल्कोहल एक ऐसा विलायक पदार्थ है जिसको सभी प्रकार की औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक जानकारी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एथेनॉल कि तनु अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आता है। इसको लोग पीते हैं, बहुत ही निंदनीय है, अपना शरीर खराब कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो इसको शराब कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, तो ये इसके उपयोग हैं, इसके मुख्य लक्षण हैं। उसके बाद अपन बात करें तो अल्कोहल की रेगुलर मात्रा पीने से या रेगुलर इसका सेवन करने से अनेक सांस संबंधी समस्या पैदा हो जाती है। जैसा कि आप जानते हो हमारे बॉडी के अंदर इसके सिम्टम देखने को मिल जाते हैं। और आपने ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे जो कि शराब पीने के बाद या शराब उपयोग में लेने के बाद अपने शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और उनके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। तो ये निंदनीय है, ऐसा अपन को नहीं करना है। इसका उपयोग अपने सीमित स्तर पे ही, दवाइयों के तौर पर भी इसका उपयोग हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि बड़े पैमाने पर समाज में पिया जाता है, कई प्रकार के लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है कभी भी जीवन में। और दूसरी बात ये है कि आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है।
अपन को जीवन में आप छोटे बच्चे को भी 10th क्लास में पढ़ने वाले हो, 11th में पढ़ने वाले हो, ऐसी चीजों से अपन को दूर रहना है। क्यों? क्योंकि एक बार नशा आपके जीवन में उतरा, उसके बाद वो लगातार उसको उस व्यक्ति को डुबाता ही रहता है, क्योंकि इसके ग्राहियों की मात्रा बढ़ती जाती है शरीर में, तो ये ज्यादा उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, और एडिक्ट होने के बाद इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये एथेनॉल के बारे में बातें थी। अब यहाँ पर बात आती है एथेनॉल कैसे क्रिया करता है। तो यहाँ पर एथेनॉल की अभिक्रिया बताइए सोडियम के साथ, सोडियम के साथ एथेनॉल की क्रिया, जैसे सोडियम प्लस CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण संतुलित की हुई है, इससे लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बनेगा CH3CH2ONA प्लस, ठीक है, और H2 बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन इसमें होता है, और ये जो बनता है उसको सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड कहा ज्यादा हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की क्रिया। अब आप बताइए, अपन पहले पढ़ चुके हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें सिंगल बंध होता है, एक आबंध होता है, जबकि डबल आबंध वाले, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो बंध होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनेंगे, देखिए, ये है मेथनॉल, गर्म करेंगे सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो यहां पर बनेगा, देखिए आप नाम बताइए इसका, मैंने इसको बता दिया पहले, क्या है ये, नाम बताइए आप। जैसे कि एक कार्बन दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए इसके पीछे 3 लगेगा, इसका नाम है एथीन। समझ गया? तो ये दो प्रकार की अभिक्रिया जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, वो निर्जलीकरण की तरह कार्य करता है, कि जल को निकालने वाले पदार्थ की तरह कार्य करता है, जिससे इस अल्कोहल के अंदर से, एथिल अल्कोहल के अंदर से जल बाहर निकल जाता है। तो ये दो रिएक्शन है, वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। सोडियम के साथ क्या होता है, सोडियम है वो एथेनॉल के साथ क्रिया करेगा और सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पर भी इस रिएक्शन में क्या हुआ देखिएगा, सोडियम है वो यहाँ लग गया और यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो अलग हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है, आप कह सकते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि ये अपने एथेनॉल के साथ अभिक्रियाएं हैं, अच्छी तरह से आपको समझना है। पिछले वीडियो मेरे आपको बार-बार देखने हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों को लिंक करना, शेयर करना है और लाइक करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, मैं आपको अच्छी तरह से रेगुलर वीडियो अपडेट देता रहूंगा और आप अच्छी तरह से इसको याद कीजिए। इसके बाद मैं आगे और आपकी स्टडी को जारी रखते हुए 11, 12 और इसके बाद नीट बायोलॉजी का भी मैं कराऊंगा। बायोलॉजी, नीट पूरी बायोलॉजी की जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आपका सहयोग रहेगा, तो इस तरह के अपन आगे कार्य करेंगे। उसके बाद अपन सेकंड आता है, ये तो हो गया एथेनॉल। एथेनॉल के बाद आता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, अब आपको ये ध्यान रखना है कि एथेनोइक अम्ल का नाम सुनते ही यहाँ पर एक नाम आता है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल, जो पहले भी मैंने पहले लेसन में आया था, ये बताया था इसका सूत्र, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कहा जाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल से समूह से सबसे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित है,
इसके बाद तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को 3-4% विलयन जो होता है उसको सिरका कहते हैं। नाम सुना होगा आपने सिरका। सिरका किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। सिरका का उपयोग क्या होता है आपको बता देता हूँ। अचार, मुरब्बा, इस तरह के जो पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें उसको डाला जाता है ताकि वो परिरक्षक के रूप में कार्य करता है, प्रिजर्वेटिव होता है, लंबे समय तक ये बिगड़ता नहीं है। उसके लिए वो अपना अचार बनाते हैं या मुरब्बा बनाते हैं या केचप बनाते हैं, तो इसमें ये उपयोग लाया जाता है, इसलिए इसको सिरके का उपयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका गलनांक जो होता है वो लगभग 290 केल्विन होता है, ये याद रखना। इसलिए शीत ऋतु में, सर्दियों के दिनों में यह जम जाता है और जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। ये ग्लेशियर एसिटिक अम्ल इसको बोला जाता है। हालांकि इसमें ये ध्यान रखना है कि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा दुर्बल होते हैं, जैसे कि खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। यानी कि खनिज अम्ल जो होते हैं HCl है, उससे इसकी तुलना में ये जो एसिटिक अम्ल है वो बहुत ज्यादा दुर्बल होते हैं और आसानी से आयनिक हो जाते हैं। तो ये मुख्य इसकी विशेषता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि एसिटिक अम्ल जो होता है एथेनॉइक अम्ल है, उसी का नाम एसिटिक अम्ल और इसका सूत्र आपको याद रखना है CH3COOH। इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी कहा जाता है। इसका एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन जो होता है वो सिरका कहलाता है, ये याद रखना है। और इसका जो गलनांक होता है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 290 केल्विन होता है, जो शीत ऋतु में ये थोड़ा सा जम जाता है और जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ये अधिकतर पूछा जाता है। अगर आप एयरोट्रियल में पढ़ोगे तो लैब में भी इस तरह का ग्लेशियर एसिटिक अम्ल बोतल पे लिखा हुआ मिलेगा, जिसको आप समझ जाना कि भाई ये ग्लेशियर क्यों नाम है, क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है और वो आसानी से जम जाता है शीत ऋतु में, थोड़ा सा भी ठंडक मिलने पर। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है जिसको आप राइट डाउन कर सकते हो। इसको आपको रिमेंबर करना है अच्छी तरह से, बार-बार इसको आपको याद रखना है। देखो, आप अगर इस चीज को बार-बार अच्छी तरह से पढ़ोगे, बार-बार वीडियो देखोगे तो आपको कहीं पर कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, आपको सभी चीजें अच्छी तरह से याद हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। इसमें आपको जरा सा भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, बस इसको वीडियो को आप देखते रहो, कॉपी रखिए, राइट डाउन करो जो भी आपको समझ में आया और उसको बिना देखे फिर लिखिए। इस तरह की जो विधि अपनाओगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेंगे। अब एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रियाएं क्या होती है? अभिक्रियाएं एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया में सबसे पहला आता है एस्टरीकरण। पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण, एस्टर मुख्य रूप से अम्ल और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से निर्मित है। एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। देखिए यहाँ पर CH3 ये है एसिटिक अम्ल, अल्कोहल से क्रिया करता है जिसको एथेनॉल बोलते हैं। एथेनॉल से एसिटिक अम्ल क्रिया करता है, तो आप बता सकते हैं, सिंपल सी गणित है, इसमें आप इजीली बता सकते हैं कि क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एस्टर क्या बनेगा और इसमें से एक जल काणु मुक्त हो जाएगा। अब एक जल काणु मुक्त होगा तो आप इस तरह से ले सकते हैं इसको, देखिएगा इधर CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस H2, इसको एस्टर कहते हैं। और यह अभिक्रिया, इसकी गंध जो होती है वो बहुत ही मृदु होती है, भीनी भीनी गंध होती है एस्टर की। इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। एस्टर का उपयोग परफ्यूम बनाने में किया जाता है और इसका स्वाद बनाने में किया जाता है और इसका स्वाद उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम, इसके बाद ये जो एस्टर बनता है इसका सूत्र अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3COO
C2H5 की एक एस्टर है, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाए, ये जो है वही इसका, ये मैंने लिखा है, आप देख लेना, एस्टर के साथ क्रिया करवाई जाए तो वापस क्या बनता है, C2H5OH प्लस, इसका नाम आप बता सकते हैं क्या है, ये सोडियम एथोक्साइड, अपन पहले पढ़े थे अपन इसको। तो यहाँ पर वापस क्या किया, ये जो एस्टर था उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर क्या बना है, एक तो एथेनॉल बनता है और दूसरा सोडियम एथोक्साइड बनता है, लेकिन इसमें ये क्षार के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। तो इस क्रिया को अपन एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण रिएक्शन है। एस्टरीकरण किसको कहते हैं, एसिटिक अम्ल एथेनॉल के साथ क्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है और उस एस्टर को अपन किसी क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल और सोडियम एथोक्साइड मिलता है। ये आपके हो गई, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बहुत सरल है, मुख्य सूत्र आपको याद रखने हैं, ज्यादा कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद क्षारक के साथ, ये अलग से लिखा हुआ है, वैसे अपन ने पहले पढ़ लिया इसको, रिएक्शन को देखिए। एथेनॉल अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से सीधी क्रिया अगर करवा दी जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी, एसिटिक अम्ल की, तो क्या बनेगा, देखिएगा वही सोडियम एथोक्साइड प्लस जल, ये होगा। यहाँ पे अपन ने ये क्रिया पहले करवाई थी, लेकिन इसमें उपस्थिति के रूप में, लेकिन ये अब किससे क्रिया करवा दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथेनॉल अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से ये भी अभिक्रिया आगे आएगी, लेकिन ये क्षारकों के साथ क्रिया है तो क्या बना है, सोडियम एथोक्साइड और जल का निर्माण होता है, क्षार के साथ क्रिया करवाओ। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करते हैं, ये देखिए, ये दो रिएक्शन और हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट व कार्बोनेट के साथ। अपन यहाँ पे अभी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए आपको भी एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ना है। एनसीईआरटी ने जो कहा है सिलेबस में, जैसे उन्होंने कहा कार्बन और उसके यौगिक, अब उन्होंने किताब में सिलेबस बना दिया है, भाई यही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आप डीप में नहीं जाओगे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाइए, देखिएगा क्या बनेगा, वही H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है, ये देखिए। तो ये सोडियम एथोक्साइड जिसको अपन कहते हैं, इसका निर्माण होता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल की और रिएक्शन देखिए, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इसका भी रिएक्शन इसी तरह से होगा, प्लस CO2, सेम रिएक्शन है, सेम उत्पाद बनेंगे, सेम रिएक्शन तो नहीं है, रिएक्शन जो है उसके अभिकारक अलग अलग हैं और उत्पाद उसके सेम बनते हैं। तो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन होती है, तो क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आपके बारे में दो प्रकार के यौगिकों के बारे में मैंने बताया आपको। सबसे पहला यौगिक था एथेनॉल और दूसरा यौगिक था एथेनॉइक अम्ल। इसकी रिएक्शन किस प्रकार होती है और इसका क्या उपयोग होता है, आप दिमाग में अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना। अब अपन अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, वंदे मातरम। अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भेजते रहिए, जिससे अपने चैनल को और आगे ग्रो किया जाए। धन्यवाद।